जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसमें आज हम वेव से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो वेव होती है ना, जो वेव होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि विद्युत चुंबकीय। ये हो गई यांत्रिक। तो पहले तो मुझे ये बताना, जैसे सपोज समझ लो कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, उसमें अगर एनर्जी ट्रांसफर करना है तो उनका आपस में जुड़ा होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे मान लो दो पुली हैं तो उनके बीच में बेल्ट लगा होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल में कभी भी अगर मान लो कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो बीच में क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए। बीच में क्या चाहिए, माध्यम। मैं समझाने के लिए और याद रखने के लिए तुमको बता रहा हूँ कि मैकेनिकल वेव में क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। या तो जैसे मान लो कोई ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, इस टाइप का कोई भी क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लो सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो अंतरिक्ष से होता हुआ आ रहा है, यानी कि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आ रहा है ना। तो कैसे आ रहा है, बिना माध्यम के आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको किसी प्रकार का कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, जो मैकेनिकल वेव होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है। वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ, और ये होती है अनुदैर्घ्य। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो किसका एग्जाम्पल है और जो अनुप्रस्थ तरंग है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, जो अनुदैर्घ्य तरंग है उसका सिंपल सा उदाहरण है साउंड। क्या है, साउंड। वहीं अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ तरंग का कौन सा उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है वाटर वेव। यानी कि जो पानी होता है, पानी उसमें क्या है, हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो पत्थर फेंकते तो कैसी लहर बनती है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, समझे। तो इसका जो डिजाइन बनेगा ना वो कैसा बनेगा, यानी चलेगी कैसे, ऐसी चलेगी कुछ। ये चलेगी कैसे, ऐसी। पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसा, पानी कैसा लहर खाता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ऊपर की लेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी चीज़, जैसे मान लो द्रव है और ठोस है तो उसकी ऊपरी सतह पे ही चल सकती है, अंदर नहीं चल सकती है। वहीं अगर मैं अनुदैर्घ्य की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो मंदिर की घंटी बजी या मंदिर का घंटा बजाया तो क्या होता है, उसके आसपास की जो एयर है ना उसके अणु एनर्जी लेते हैं। यानी कि पहले क्या होते हैं, पास पास आते हैं, यानी संपीड़न होता है पहले उसमें, यानी कि कंप्रेशन। फिर क्या होते हैं, धीरे 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 क्या होते हैं, रिफ्लेक्स हो जाते हैं, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं। संपीड़न और विरलन यानी कि कुछ इस प्रकार गति करते हैं। जैसे समझ लो, मैं इसको दिखाने के लिए सपोज समझ लो कि ये कोई वेव ऐसी चल रही थी, है ना, फिर ये अचानक से एकदम पास आ गई ऐसी, फिर दूर 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 हो गई, फिर पास पास आ गई, कुछ इस प्रकार से चलती है। तो देखो ये जो है ये कुछ इस प्रकार गति करती है। और ये वाली श्रृंग और गर्त, देखो इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त, यानी कि क्रस्ट और थ्रोट। इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला कंप्रेस हुआ यानी कि संपीड़न, इसको बोलते हैं विरलन। ये जो गैप आया ना, विरलन। तो ये कुछ इस प्रकार क्या करती है, गति करती है। तो इससे भी पूछता है कि श्रृंग और गर्त के रूप में कौन सी वेव चलती है, तो ट्रांसवर्स वेव चलती है। वहीं पूछेगा विरलन और संपीड़न के रूप में कौन सी वेव चलती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी तरंग में माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में ये चल रही है उसी के समांतर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा। तो इसमें ही हो रहा ना, जैसे स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग को खींचोगे छोड़ोगे ना तो ऐसी ऐसी होगी। तो ये इसमें होती है कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंग में। फिर अगर वही क्वेश्चन पूछे कि कौन सी तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो इसमें करते हैं। क्योंकि देखो ना, ये ऐसी चल रही और ये कैसे जा रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये क्रस्ट, ये थ्रोट, कुछ इस प्रकार क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर देखो अगर मान के चलो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको मान लो इसकी तरंग दैर्घ्य निकालना है, यानी कि इसकी लंबाई निकालना, तरंग की लंबाई। तो
इसमें क्या होता है, दो संपीड़न के बीच का जो गैप होता है ना, वही क्या होता है, तरंग की लंबाई होती है। और इसमें अगर बोले ना तरंग की लंबाई क्या होती है, तो देखो दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी ले लो या दो गर्त के बीच की दूरी ले लो, तो यही क्या होता है, लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्घ्य, यानी कि उसकी लंबाई। समझ में आ रहा है, तरंग की लंबाई। तो कुछ इस प्रकार क्या करते हैं, उसको मापते हैं। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं। पहले तो देखो इसका जो चित्र है ना वो कैसा है, इसमें क्या होता है, ऐसी भी गति होती है और प्लस में कुछ इस टाइप से भी गति करती पीछे से, यानी दोनों तरफ होता है, एक्स वाई दोनों उसमें होती गति, चित्र में देख सकते हो। और हाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो लाइट आएगा, लाइट जो होता है सूर्य प्रकाश बोल सकते हो, उसके बाद में एक्स रे हो गई, उसके बाद में माइक्रो वेव जो होती है वो हो गई, उसके बाद में अगर लाइट है तो यूवी रे हो गई, रेडियो वेव हो गई, तो ये सभी होती हैं। और इसमें क्या है, माध्यम की जरूरत नहीं है, इनको चलने के लिए किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, वेवलेंथ की। किसकी, वेवलेंथ की। देखो वेवलेंथ की अगर बात करें तो ये इसका जो मात्रक होगा मीटर में होगा, क्योंकि लेंथ का मतलब क्या होगा, लेंथ किस में नापोगे, मीटर में, तो ये मीटर में होती है। फिर अगर बात करें एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात -10 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। देखो इसको है ना अपनी खोपड़ी में अच्छे से बता लेना। देखो पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पे पता है तुमको थ्योरी थोड़ा थोड़ा क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अब मैं न्यूमेरिकल तो करा रहा, थोड़ा सा इसको समझ लोगे ना तो तुम्हारे कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अभी देखना क्वेश्चन में भी आएगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, पूछ लेता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो अच्छे से इसको समझ लो। तो देखो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। फिर इसका वेग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो v बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो किसी भी चीज के अगर वेग की बात करें, वेग की बात करें तो देखो वेग में क्या होता है, दूरी इंटू समय। तो देखो दूरी, ये जो लैम्डा में लिखा हुआ है ये तरंग दैर्घ्य है, मीटर में होती है, लेकिन बटे में समय आना चाहिए, समय नहीं है, तो समय का उल्टा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गुणे में आ गया, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, तरंग का वेग, यानी हम किसी भी तरंग का वेग निकाल सकते हैं। तो इससे न्यूमेरिकल होंगे तो ये बहुत हेल्पफुल है, इसको ध्यान रखना। अब देखो कुछ तरंग जो होती ना उसका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्या सीक्वेंस चलता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जो विजिबल लाइट होती है, हम पढ़ते हैं क्या है, बेजानी हपी नाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेगनी, बेगनी है ना, बेजानी हपी नाला, तो बेगनी का मतलब होता है वॉयलेट, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। तो वॉयलेट होता है और नीचे तरफ कौन आता है, रेड, रेड आता है। तो देखो ये होती है विजिबल लाइट, इसको हम देख सकते हैं। अब देखो इसके अगर नीचे की बात करूं मैं, तो सबसे नीचे से शुरू होती है ना वो होती है रेडियो वेव। कौन सी, रेडियो वेव। फिर रेडियो वेव के बाद कौन सी वेव आ जाती है, माइक्रोवेव। फिर माइक्रोवेव के बाद देखो रेड के जस्ट नीचे कौन सी आ जाएगी, इंफ्रा रेड। फिर अगर वॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, अल्ट्रा वायलेट वाली, अल्ट्रा वायलेट रे आ गई। फिर अल्ट्रा वायलेट के ऊपर कौन सी रे आ जाएगी, तो एक्स रे आ जाएगी। फिर एक्स रे के ऊपर कौन सी आ जाएगी, गामा रे आ जाएगी, गामा रे आ जाएगी, जो कि सबसे खतरनाक होती है। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि देखो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो इसके पास क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि वॉयलेट कलर की भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है रेड के मुकाबले, और रेड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसके पास एनर्जी ज़्यादा, और जिसके पास फ्रिक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ यानी कि उसकी लंबाई जो है ना लैम्डा, ये लैम्डा क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, और इसके पास लैम्डा क्या होगा, कम होगा। बस ये इतनी सी चीज़ इसमें ध्यान रखना, और इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना कि सबसे पहले रेडियो, रेडियो के ऊपर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर रेड, फिर ये कलर आ गए विजुअल लाइट, फिर वॉयलेट कलर आएगा, तो वॉयलेट के ऊपर कौन सी हो जाएगी, यूवी रे, अल्ट्रा वॉयलेट रे, फिर एक्स रे, और फिर गामा रे। गामा रे बहुत खतरनाक होती है, सीधा ही छेद कर देती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि रेड कलर की कितनी होती है वेवलेंथ, तो देखो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये होती है कितनी, 7000 के लगभग में, 7000 एंगस्ट्रॉम में। फिर अगर इसकी वेवलेंथ की बात करूं वॉयलेट की, तो ये होती है लगभग में 4000 के आसपास में। एंगस्ट्रॉम में भी बोल सकते हो, और अगर माइक्रोमीटर में बोलोगे तो कुछ नहीं है, इसको ऐसा कर दोगे 400 माइक्रोमीटर, इसको भी कितना लिख दोगे, 700 माइक्रोमीटर, ऐसा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं पहला क्वेश्चन,
लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी दी है 125 मीटर, यानी कि तरंगदैर्घ्य यानी कि हमको जो लैम्डा है उसका मान दिया हुआ है 125 मीटर। ठीक, फिर आगे बोल रहा है चलती तरंगों के चढ़ाव यानी क्रस्ट की गति जो है वो कितनी 25 मीटर प्रति सेकंड। कुछ भी नहीं है भैया, 25 मीटर प्रति सेकंड क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया ना, वेग 25 मीटर पर सेकंड, यही तो दिया। फिर आगे बोल रहा है चलती तरंगों के चढ़ाव, आगे बोल रहा है नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है। तो देखो नाव के हिलने की आवृत्ति ने फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप तो ये देख लो कि फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य दे रखी है और गति भी दे रखी है, बस क्या करना था, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, वेग वेलोसिटी बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे लैम्डा इनटू में क्या फ्रिक्वेंसी, तो लैम्डा का मान कितना दिया 125 मीटर दिया। वहीं अगर बात करूँ इसकी स्पीड की तो कितनी दी 25 मीटर प्रति सेकंड, फ्रिक्वेंसी ये हो गई। अब इसको काट लो यार, 25 बटे 125, 25 पंजे 125, 1/5। अब 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2, 0.2 फ्रिक्वेंसी ये हो गई हर्ट्ज में। कुछ करना है क्या, नहीं करना, पहला आंसर आ जाएगा 0.02। फिर अगला क्वेश्चन है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखो मैंने जब वो बताया था आपको कि जो उसका फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था, v बराबर लैम्डा इनटू में फ्रिक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यही बताया था। तो दूरी बटे समय, तो मैंने बोला दूरी ये तो लैम्डा मीटर में ही होता है, लेकिन ये समय का उल्टा होती है फ्रिक्वेंसी। तो सिंपल सी चीज़ है ना, आपको क्या निकालने को बोल रहा है वहाँ पे, फ्रिक्वेंसी दी है, आवर्तकाल निकालना, तो वो उसका उल्टा होगा। तो देखो फ्रिक्वेंसी मान लो कितनी दे रखी है उसने 50 हर्ट्ज दे रखी, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसी का उल्टा यानी 1/50। अब 1/50 होगा तो इसको आप डिवाइड कर लो, तो 0.02 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड में। बस कुछ करना थोड़ी है विशेष, बी आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से हिल रही है, हो गई है, हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी हिस्सा 100 मीटर अलग है। वो सब छोड़ दो, आप तो 100 मीटर दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है मीटर में दिया है ना 100, तो ये होगा लैम्डा। फिर आगे बोल रहा है तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, वेलोसिटी इतनी दी हुई है। अब भैया फ्रिक्वेंसी निकालना है। देखो ज़्यादा क्वेश्चन में ना घुसने की कोशिश मत करना, तू सिंपल देखो, लास्ट लाइन पढ़ी अपन ने क्या, आवृत्ति निकालना है, और अपन ने देखा आवृत्ति निकालना है, वेलोसिटी दी है और हमको क्या है लंबाई दी है, तो बस सिंपल हमारा फॉर्मूला v बराबर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी 25 दी है और लैम्डा में यहाँ ना रख के सीधा यहीं रख देता हूँ, कितना होगा 100, तो 0.25 क्या होगी हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी होगी। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति दे रखी है 840 हर्ट्ज और गति दे रखी है 380 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या ही करना है यार भैया, देखो तुमको जो है निकालने को क्या बोल रहा है, वो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, हाँ भैया। वेग कितना दे रखा है 380 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में आवृत्ति कितनी रखी 840 हर्ट्ज। तो देखो कुछ भी नहीं है, v बराबर लैम्डा होता है, तो लैम्डा तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। फ्रिक्वेंसी 840 क्या दी हुई है 840 हर्ट्ज में दी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको आप काटा पीटी कर लो यार, कुछ विशेष थोड़ी करना है भाई। ये आपका 2 से कट जाएगा 19 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार 42 बार। अब इसका डिवाइड कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा, करके देख लेना। जो है आंसर इसका आ रहा है कितना वाला, ए वाला, सीधी बात है 0 पॉइंट वाला ही आएगा भाई। इसमें आप भाग देने के लिए 0 पॉइंट लगाओगे और ऑप्शन में देखो ये की वही है। अब आप इसका लगा लो और फिर इसको आप सॉल्व करके देख लो, 4 बार के लगभग में जाएगा, क्योंकि 5 बार में कितना होगा भाई 21 पंजे कितना होता है, मतलब 21 धाम 210 होगा, यानी कि 5 बार में 210 जाएगा। लेकिन ये तो 190 है, 190 का मतलब इससे कम लेना पड़ेगा, यानी 4 वाला आएगा। देखो ये मैथ्स करना है और ये कैलकुलेशन करने का अपने अपने तरीके होते हैं, बस उस हिसाब से ये हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।